एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा थी। उनका एक बेटा और बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कालिया है, हर वक्त वो लड़ती है और तू उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के आग्रह करने पर बूढ़ी अम्मा ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे एक नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तब नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प कहता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर वापस लौटते वक्त तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लूं, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। फिर शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक करने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत काटते वक्त बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बोलती नहीं है। भाई पुनः बाहर से आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन आवाज नहीं देती तो भाई मन ही मन सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर भाई वापस लौटने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज देती है और उसकी तरफ दौड़ती है। फिर उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर स्नेह से उसे अपने घर में ले जाती है। अब वो अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान घर आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो पड़ोसन मजाक में कहती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सींचते हैं। कुछ देर बाद भूखा भाई बहन से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सींच रहे हैं और ना ही चौका सूख रहा है। तब भाई बोला, बहन कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए? बहन बोली, मैंने मेरी सहेली पड़ोसन से पूछा, उसने कहा जान से प्यारा कोई मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी के चावल चढ़ाने चाहिए। तब भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो ऐसा ही करती है। जब पानी सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसमें घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं तो वो उन्हें वही लड्डू दे देती है। फिर वो देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वो चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है, फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ होता है। उसे देखकर भाई ने पूछा, क्या हुआ बहन? तो बहन पूछती है, मैंने तुझे लड्डू बांधे थे वो कहाँ हैं? तो भाई बोला, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा कर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। फिर वो बहन को सारी बात बताता है। वो दोनों वहां बैठकर बात ही कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूरी पर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बुढ़िया बैठी हुई होती है। वो उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ तालाब पर क्यों बैठी हो? तब वो बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूँ। तब वो पूछती है,
माता, वो भाई कौन है? तब वो विधाता कहती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता, उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? तब वो विधाता बोलती है, उसकी एक बहन है, जब वो उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि उसके हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर कहती है, भाई, मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। फिर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। फिर दोनों भाई बहन आगे चलते हैं। आगे उन्हें वो सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे आता है तो बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वो दोनों अब आगे चलते हैं तो आगे रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से बोलती है, इस कलियां बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई की मिठाई बांटते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि भाई की घात है। उसने तुरंत ही वो आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं। सब कहते हैं, भले ही बहन कालिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगा के इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वहां पर एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वो उसे पकड़कर टोकरे में रखकर सो जाती है। आज वो कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही सब मेहमानों को विदा कर देती हूँ, नहीं तो फिर से शोर मचाएगी। जब सुबह बेटी उठती है तो माँ से पूछती है, माँ, सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा, सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब वो कहती है, माँ, सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सब मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वो टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन भाई को टीका करती है और ये कथा सुनती है। ये कहानी है सुंदरपुर की। सुंदरपुर गांव में एक बहुत ही गरीब लड़की जिसका नाम चंपा था, अपने छोटे भाई सुंदर के साथ रहती थी। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। माता पिता की मौत के बाद चंपा ने ही सुंदर को पाला था। माँ की तरह ही उसका ध्यान रखा था। बस 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 दीदी, अब नहीं खाना। कितना खिलाओगी? ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। 4 कौर में तेरा पेट भर गया, चल पूरा खत्म कर, नहीं तो तेरी दीदी गुस्सा हो जाएगी। तुम ना दीदी, हमेशा मुझे ये धमकी देती रहती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर तुम गुस्सा हो जाओगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा। तो चल आकर चंपा खुद तो दूसरों के खेत में काम करती, लेकिन सुंदर को पढ़ने के लिए स्कूल भेजती। खुद के कपड़े भले ही फटे हों, लेकिन सुंदर के लिए एक नई कमीज साल भर में एक बार तो आती ही थी। एक दिन चंपा के फूफा जी उसके लिए शादी का रिश्ता लेकर आए, लेकिन चंपा मना करने लगी। तो बात क्यों नहीं समझती? अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, सामने से चलकर रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। कोई दहेज की मांग भी नहीं है, खाते पीते लोग हैं वे, और तू कह रही है कि अभी शादी नहीं करनी। फूफा जी, अगर मैं शादी करके ससुराल चली गई तो सुंदर का क्या होगा? वो कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, उसका ध्यान कौन रखेगा?
मैं उसे छोड़कर शादी नहीं कर सकती। चंपा के फूफा जी जिस लड़के का रिश्ता लेकर आए थे, उन्होंने ये बात उन्हें कही। वो चंपा की बात मान गए और चंपा की शादी नागेश से हो गई। चंपा के ससुराल में नागेश के अलावा उसकी माँ सविता देवी और उसकी बहन कामिनी भी थी। 2-4 दिन तक तो चंपा को अपने ससुराल में बहुत प्यार मिला, लेकिन चौथे दिन से ही उसके सामने ससुराल वालों का असली चेहरा आने लगा। बहू, बहू, अरे कहाँ मर गई तुम? चंपा भागती हुई आई। क्या हुआ माँ जी? इतनी देर से हम लोग यहाँ खाने की टेबल पर बैठे हैं, तू कर क्या रही है? बस माँ जी, हो ही गया है, मैं लेकर आती हूँ। कब लेकर आएगी? रात को? भैया और मुझे अभी तुरंत निकलना है। चल अब यहाँ मुंह मत ताक और नाश्ता लेकर आ। चंपा नाश्ता लेकर आई, लेकिन जैसे ही उसकी सास और ननद ने पहला निवाला डाला, उन्होंने तुरंत उगल दिया। अरे ये क्या बनाया है? न तेल है न मिर्च। अरे तू गरीब घर से आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी भिखारियों वाला खाना खिलाए। एक तो इतनी देर में नाश्ता बनाया, वो भी इतना बेकार। तभी वहाँ पर चंपा का भाई सुंदर आया और पेट पर हाथ रखते हुए बोला, दीदी मुझे भी भूख लगी है, जल्दी से मेरा भी नाश्ता लगा देना। ये कहकर वो उन्हीं लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। ये देखकर कामिनी और नागेश का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया। अरे तू यहाँ कैसे बैठ गया? चल उठ यहाँ से। देख रहे हो भैया, अब नौकर भी हमारी बराबरी में बैठकर खाएंगे। तूने सुना नहीं क्या? सुंदर, उठो यहाँ से, हम नौकरों के साथ नहीं खाते। ये कहकर नागेश ने उसे कुर्सी से धक्का दे दिया। वो बेचारा दूर जा गिरा। चंपा ने ये देखा तो अपने भाई को उठाया और नागेश से कहा, देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये नौकर नहीं है, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कामिनी ने हंसते हुए ही उससे पूछा, अच्छा ये नौकर नहीं तेरा भाई है, और तू क्या है? जी मैं बहू हूँ इस घर की। गलत फहमी मत पाल, तू भी यहाँ की नौकर ही है। कभी देखिए अपनी हैसियत, हम कहाँ और तुम कहाँ, बड़ी आई घर की बहू। चंपा को अपने ससुराल वालों की एक एक बात किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। कुछ दिनों के बाद चंपा को अपने पति नागेश के बारे में एक और बात पता चली। सुंदर ने ये बात उस समय सुनी थी जब कामिनी अपनी माँ से बातें कर रही थी। हाँ दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है, नागेश जीजाजी की ये तीसरी शादी है। पहली पत्नी मर गई, दूसरी अचानक से कहीं गायब हो गई। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरना क्यों, मैं हूं ना। तभी कामिनी और सविता वहां गए। उन्होंने उन दोनों भाई बहनों को बातें करते देखा तो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ बैठ के? कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो ये दोनों भाई बहन आपस में क्या पकाते रहते हैं। चंपा ने कुछ नहीं कहा। उसी रात की बात है, चंपा ने अपने पति से सुंदर की पढ़ाई के लिए स्कूल जाने की बात पूछी तो वो चिढ़ गया। स्कूल क्या करेगा तेरा भाई स्कूल जाकर? कलेक्टर बनेगा क्या है? जी वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। और हाँ, इस तरह अपने भाई की पैरवी लेकर फिर आई तो मार मार के मुंह तोड़ दूंगा। बेचारी चंपा उस घर में घुट रही थी और उसके साथ उसका भाई भी। अब लोगों ने चंपा को बेवजह मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। एक दिन तो हद हो गई। गर्म पानी लाने में चंपा को जरा सी देर क्या हुई, उसके पति नागेश ने गर्म पानी उसके बदन पर डाल दिया। अपनी बहन की चीख की आवाज सुनकर सुंदर भागता हुआ बाहर आया। बाहर उसने अपनी बहन को तड़पते देखा तो उसे सहारा देकर उठाने लगा। दीदी क्या हुआ? दीदी किसने आपकी ये हालत की? चंपा खामोश रही। तभी नागेश ने कहा, किसने बोला तुझे यहाँ आने के लिए? हैं? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। जीजाजी मेरी दीदी जल गई है, दर्द से वो तड़प रही है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सुंदर अपनी बहन की उठने में मदद करने लगा। ये देखकर नागेश फिर उठा। इन दोनों भाई बहनों ने नाक में दम कर दिया है, रुको इससे बताता हूँ। नागेश कमरे से अपनी बेल्ट ले आया और सुंदर को मारने लगा और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। सुंदर और चंपा ससुराल वालों के हाथ से हर दिन मार खाते। चंपा ने तो अब अपनी फूटी किस्मत को स्वीकार कर लिया था, लेकिन सुंदर के लिए वो हमेशा परेशान रहती। वो बेचारा उसके साथ उसी तरह पिसता जैसे गेहूं के साथ घुन।
मुझे सुंदर के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। वो बेचारा कब तक मेरे हिस्से की मार भी खाएगा? उसकी क्या गलती है? मैं ही तो उसे यहाँ लेकर आई थी। एक दिन जब नागेश चंपा को मार रहा था और सुंदर बीच बचाव करने के लिए आया तो, तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? ये मेरे पति हैं। ये जैसे मुझे रखेंगे मुझे रहना पड़ेगा। ये चाहे मुझे मारे या घर से निकाल दें। ये तुम क्या कह रही हो दीदी? जो तू सुन रहा है बिना मतलब मेरे और मेरे पति के बीच में ना। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गई। कौन भाई अपनी बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटी तोड़ता है? मुफ्त खोर कहीं का। जा भाग जा यहाँ से। उस दिन सुंदर बहुत रोया, लेकिन सुंदर से ज्यादा चंपा रोई। उसी रात सुंदर घर से भाग गया। चंपा दुखी तो बहुत थी कि पता नहीं उसका भाई कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा और क्या पिएगा। लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि वो इस नरक से निकल गया। सुंदर वहां से भाग तो गया, लेकिन उसे अपनी बहन की हर दिन बहुत याद आती। लेकिन उसे अपनी बहन का वो व्यवहार भी याद आता जो उसने उसके साथ किया था। मैं कभी लौटकर नहीं जाऊंगा अपनी बहन के पास, कभी नहीं। सुंदर ने जूते पॉलिश का काम शुरू कर दिया। वो दिन भर जूते पॉलिश करता और रात को पढ़ाई करता। समय धीरे धीरे बीतने लगा। काम के साथ सुंदर पढ़ाई भी करता रहा और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो पुलिस में डीएसपी बन गया। भाई दूज के समय की बात है। वो अपने पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी एक औरत जिसका नाम विद्या था भागी भागी वहां पर आई। साहब मेरे भाई को बचा लीजिए, मेरे भाई को बचा लीजिए। मेरे ससुराल वाले बहुत बदमाश है। वो दहेज के लिए मेरी पिटाई तो करते ही है, मेरे छोटे भाई को भी जानवरों की तरह मारते हैं। वो बहुत छोटा है साहब मैंने उसे बचाने के लिए कई बार उस पर झूठा गुस्सा किया, उसे घर से जाने को भी कहा, उसे मुफ्त खोर तक कह दिया, लेकिन वो मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहता। आप उसे बचा लीजिए साहब, वो उसे बहुत मार रहे हैं। बहुत मुश्किल से मैं उनकी नजर बचाकर आई हूँ। विद्या की बात सुनकर सुंदर की आंखों के आगे उसके पुराने दिन आ गए। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि उसकी बहन चंपा ने उस दिन उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया था। पहले तो उसने विद्या के भाई की मदद की, फिर अपनी बहन के ससुराल की ओर पुलिस की जीप से चल पड़ा। हे भगवान, इतने साल मैं अपनी दीदी को गलत समझता रहा और उसे उन राक्षसों के पास छोड़कर चला आया। मेरी बहन को अगर कुछ हो गया होगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुंदर अपनी बहन के ससुराल पहुंचा। ससुराल वालों की मारपीट का असर चंपा के चेहरे पर साफ साफ दिखता था। सुंदर को तो वो पुलिस की ड्रेस में पहचान भी नहीं पाई। उसने जब उसके पैर छुए तो वो उसे गौर से देखने लगी। आप कौन है सर? दीदी, आप अपने छोटे भाई को भूल गई, सुंदर को भूल गई। सुंदर, तुम कितना बड़ा हो गया रे। तू ठीक है न रे? हाँ, मैं ठीक हूँ दीदी, लेकिन आप ठीक नहीं लग रही हैं। बहुत सताया है इन लोगों ने आपको, और मैंने भी तो आपको इन जालिमों के पास अकेला छोड़ दिया था, बिना ये समझे कि मुझ पर जान देने वाली दीदी एकाएक मुझ पर उस दिन गुस्सा क्यों हो गई थी। लेकिन दीदी अब नहीं, अब मैं इन दुष्टों को नहीं छोड़ूंगा। वो बातें कर ही रहे थे कि तभी उसका पति नागेश, उसकी बहन और उसकी माँ वहां गए। इस तरह से अपने घर में पुलिस को देखकर वे डर गए। सर, आप यहाँ? आपको किसी ने बुलाया है क्या? यहाँ तो सब ठीक है सर। ठीक रहता तो पुलिस यहाँ आती नहीं। आप लोगों ने मेरी बहन पर बहुत जुल्म किए हैं, बहुत ही ज्यादा। अब आपको उनका हिसाब देना होगा। बहन? आप कौन है? मैं हूँ एक अभागा भाई, जिसने आप जैसे राक्षसों के पास अपनी बहन को छोड़ दिया था। लेकिन अब सजा के लिए तैयार रहिए। अरे सुंदर, ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तो तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से रखा है ना? वो दिख रहा है मुझे। ये कहकर सुंदर ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। अरे चंपा, समझाओ अपने भाई को। भला कोई अपने जीजा को गिरफ्तार करता है क्या? जीजा? वो कैसे? मैं तो नौकरानी हूँ इस घर की। आप लोगों ने ही तो कहा था ना। फिर कौन जीजा कौन साला? उन तीनों पर 2 हत्या और चंपा पर अत्याचार का मुकदमा चला। उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। इस बार का भैया दूज उन दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया था। सुंदर की आंखों से गलतफहमी की दीवार हट गई थी और चंपा के पैरों से गुलामी की जंजीर। इस बार जब उसने अपने भाई को भैया दूज का टीका लगाया तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे।